भी है। Hello everyone, so this is Yogita Rangwani and today we are going to learn about power sharing, which is our chapter number 1 of democratic politics. Alright, so let's learn about this. देखिए चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, है ना। तो अब कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं कि पावर शेयरिंग का चैप्टर जब भी वो पढ़ते हैं तो बेल्जियम एंड श्रीलंका के एग्जाम्पल की तरफ, मतलब बुक खोलते ही वो बेल्जियम एंड श्रीलंका का एग्जाम्पल लेके उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब बेल्जियम एंड श्रीलंका तो एग्जाम्पल्स हैं ही पावर शेयरिंग के, उसको तो हमें पढ़ना ही है, मतलब हमारे कोर्स में है, हमारी बुक में है, तो वी हैव टू रीड अबाउट दीज बोथ, है ना। तो उसे तो हमें पढ़ना है, बट वो एग्जाम्पल्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। तो पहले हमें ये तो समझना होगा ना, मतलब पावर शेयरिंग है क्या, पावर शेयरिंग क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना। तो पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं और उसको थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझने की ट्राई करते हैं। ओके, देखिए पावर शेयरिंग। अब पावर जो वर्ड है, पावर का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पावर का मतलब है टू हैविंग अ लीगल अथॉरिटी टू डू समथिंग, है ना। अब जैसे मैं आपको इसको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। देखिए जैसे कि अगर मैंने कहा कि कल से 1 हफ्ते का लॉकडाउन है ना, तो क्या आप इस बात को मानेंगे, या क्या कोई भी इस बात को मानेगा क्या, या मेरे खुद के घर वाले भी इस बात को मानेंगे कि कल से लॉकडाउन है भाई, घर से बाहर नहीं निकलना है ना, या कल से कर्फ्यू हो तो घर से बाहर नहीं निकलना है ना। ऐसा कोई भी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसा करने की लीगल अथॉरिटी नहीं है। जबकि अगर मोदी जी बोलें कि मतलब वो तो जैसे अगर 1 महीने 2 महीने का भी अगर वो लॉकडाउन लगा ले तो ही हैज़ द लीगल अथॉरिटी टू डू दिस, है ना। अभी उन्होंने लॉकडाउन लगाया भी था तो बाकायदा लोग घर के अंदर थे, बाकायदा वो जो लॉ था वो एग्जीक्यूट हो रहा था, जो बातें उन्होंने बोली वो एग्जीक्यूट हो रही थी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ही हैज़ द लीगल अथॉरिटी, ही हैज़ द पावर टू डू इट, है ना। तो पावर का मतलब यहाँ है टू हैविंग अ लीगल अथॉरिटी टू डू समथिंग, है ना। अब यहाँ हम देखते हैं शेयरिंग का मतलब। शेयरिंग वर्ड से आप और मैं काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हैं। शेयरिंग का मतलब क्या है? अपनी किसी चीज़ को शेयर करना, किसी के साथ बांटना, अपनी किसी चीज़ को किसी और के साथ में बांटना ही क्या है? शेयरिंग कहलाता है। ठीक है, तो यही कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, पावर शेयरिंग जिसका नाम है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको कहा कि बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल्स को तो हमें पढ़ना ही है, आगे जा कर के हम उनके बारे में तो पढ़ेंगे ही, उनके बिना तो चैप्टर पूरा होने ही वाला नहीं है ना, मतलब वो तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही है। बट before reading or before learning about the ethnic composition of Belgium and Sri Lanka, we have to know that what is the meaning of power sharing and why is it important to us. Okay, तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारी डेली लाइफ से, जिससे आप और मैं इजीली रिलेट कर पाएँ और इजीली समझ पाएँ पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। देखिए, अब स्कूल है। स्कूल क्या है? स्कूल इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक होल बॉडी है अपने आप में, है ना। तो आप सब भी स्कूल जाते होंगे, मैं भी स्कूल जाती हूँ पढ़ाने। अभी तो खैर पैंडमिक सिचुएशंस के कारण हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बट वी होप कि बहुत ही जल्द हम सब स्कूल जाने लग जाएंगे, है ना। तो स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक होल बॉडी है ना। तो इसको रन करने के लिए इसमें जो पावर होंगी, क्या किसी एक ही पर्सन के पास पावर होंगी? नहीं हो सकता ऐसा। अगर किसी एक पर्सन के पास पावर होती हैं तो फिर वो हो सकता है बहुत ज़्यादा बर्डन फील करें, या ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हो जाए, बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव पॉलिसीज़, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने लग जाए, जो किसी एक सेक्शन के लिए तो सही हो, सोसाइटी के किसी एक सेक्शन के लिए सही हो, लेकिन सोसाइटी अनदर सेक्शन के लिए सही ना भी हो, है ना। प्लस वो बर्डन फील करेगा तो उसका काम भी सही से नहीं हो पाएगा, है ना। तो यहाँ अगर हम स्कूल की बात करें तो वहाँ एक पर्सन के पास पावर नहीं होती है। द पावर इज डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पर्सन्स, अमंग डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, तो देखिए स्कूल में सबसे पहले कौन, जैसे प्रिंसिपल सर होते हैं हमारे ना, प्रिंसिपल सर की अपनी अलग पावर्स होती हैं, स्कूल को मैनेज करके चलना, टीचर्स के ऊपर जो है अपना एक पावर बना के रखना।
ठीक है, मतलब टीचर्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे क्या करवाना है, और स्कूल की रेपुटेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, ये सारी पावर्स हमारे प्रिंसिपल सर के पास में होती हैं या प्रिंसिपल मैम के पास में होती हैं। उसके बाद आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, है ना। अब प्रिंसिपल के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी खुद की अपनी पावर्स होती हैं, ठीक है, स्कूल से रिलेटेड जितनी अपनी पावर्स होंगी वो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास भी होंगी। उसके अलावा उसके बाद आते हैं हमारे डियर टीचर्स। ओके, अब देखिए टीचर्स तो आते ही हैं, उसके बाद आएंगे हमारे क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स या हमारे क्लास के मॉनिटर्स। ओके, 1 सेकेंड। आते हैं हमारे डियर टीचर्स। अब टीचर्स के पास में हमारी अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं। सोशल साइंस अलग टीचर पढ़ाता है, इंग्लिश अलग टीचर पढ़ाता है, तो टीचर्स के पास भी अपनी अलग पावर्स हैं। अगर बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसको थोड़ा डांट के समझाना, प्यार से समझाना, या किसी भी तरीके से उसको समझाना, उसको लर्न करवाना, तो टीचर्स की अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं। उसके बाद आते हैं हमारे क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि हमारे मॉनिटर्स। जब टीचर क्लास में अवेलेबल नहीं है या टीचर की प्रेजेंस क्लास में नहीं है, उस टाइम जो पावर आ जाती है वो किसके पास आ जाती है? मॉनिटर्स के पास आ जाती है। मतलब अगर हमें कहीं टॉयलेट जाना है या पानी पीने जाना है तो ऑब्वियसली हम अपने मॉनिटर के जो है परमिशन से जाते हैं ना। तो कुल मिला के हियर आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट अगर हम हमारे डेली लाइफ से स्कूल का भी एग्जाम्पल लें तो वहाँ पावर किसी एक पर्सन के पास में सेंट्रलाइज ना हो करके पावर इज़ बीइंग शेयर्ड। पावर क्या कर दी जाती है? डिवाइडेड कर दी जाती है, पावर शेयर कर दी जाती है अमंग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स और अमंग डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स, है ना। तो अब मुझे लगता है कि आपको पावर शेयरिंग का मतलब तो एटलीस्ट अच्छे से थोड़ा बहुत तो आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अपनी पावर को शेयर करना, है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे कि अगर किसी हम एक ही पर्सन को पावर दे दें, है ना, एक ही पर्सन के पास में हम सारी पावर को सेंट्रलाइज्ड कर दें, तो आप खुद ही सोचिए कि प्लस एक तो वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील करेगा, वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, प्लस वो कितना ज़्यादा ऑप्रेसिव हो जाएगा। वो सोचेगा कि भाई मेरी ही चलनी है तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ ना। जैसे पुराने ज़माने में मोनार्कियल सिस्टम में राजा रानी का जब शासन होता था, है ना, तो सारी पावर राजा के पास ही सेंट्रलाइज्ड होती थी। वो जो चाहते थे वैसा होता था, चाहे वो सही हो या गलत हो, जैसा वो चाहते थे वैसा होता था। लॉज मेंटेन करने का काम भी, मतलब बनाने का काम भी उनका होता था, लॉज को एग्जीक्यूट भी वही करते थे, और अगर कोई उन लॉज को नहीं मानता था तो उनको पनिश करने का काम भी राजा का ही होता था। मतलब सारी की सारी पावर किसके अंदर सेंट्रलाइज्ड होती थी? राजा के अंदर सेंट्रलाइज्ड होती थी इन मोनार्कियल सिस्टम, है ना। अब कभी राजा कुछ गलत करेगा तो उनको तो कुछ बोलने वाला कोई है ही नहीं ना, ठीक है। तो मतलब हो सकता है कि राजा बहुत सारी ऑपरेसिव पॉलिसीज़ बनाने लग जाए, बहुत ऑपरेसिव रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने लग जाएं। जैसे जर्मनी के हिटलर के बारे में भी अपन ने पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा। जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे उनके बारे में तो अपन उसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। बट अभी हमें सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है कि अगर पावर किसी एक पर्सन के पास सेंट्रलाइज्ड हो तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वो इंसान बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हो सकता है, ठीक है। जो किसी एक सेक्शन के लिए तो सही हो सकता है लेकिन अनादर सेक्शन के लिए वो सही नहीं हो सकता है। तो दैट इज़ वाई वी नाउ वी हैव taught, now we have learned that why power sharing is important to us और what is the meaning of power sharing, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं कि पावर शेयरिंग का रिलेशन क्या है डेमोक्रेसी से, मतलब हाउ पावर शेयरिंग रिलेट और लिंक्ड विद डेमोक्रेसी। ओके, okay, let's try to understand this concept by making a simple drawing. Okay, let me make a simple drawing for you all. देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? दैट वी द पीपल ऑफ द स्टेट कैन इलेक्ट आवर रूलर्स, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। अब देखिए ड्राइंग बनाती हूँ मैं छोटी सी। ठीक है, अब ये लोग क्या हैं? ये है
पब्लिक। ये कौन है? ये पब्लिक है। हम सब किस में आते हैं? पब्लिक में आते हैं, पीपल में आते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे, ये हम सब मिलकर के क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, है ना। ये क्राउन पहना देते हैं अपन इसको, ठीक है भाई, जीत गया है ये तो उसको क्राउन पहनाना तो बनता है ना। तो इसको अपन ने क्या कर दिया, इलेक्ट कर दिया हम सब लोगों ने मिल के, है ना। अब क्या इस एक के पास ही सारी पावर सेंट्रलाइज हो गई? क्या सारे कंट्री का मैनेजमेंट ये अकेला कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना। पॉसिबल नहीं है अब के टाइम पे तो, मतलब डेमोक्रेटिकल कंट्री में तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये क्या करेगा, ये अपनी पावर को अमंग डिफरेंट लेवल्स, अमंग डिफरेंट पर्सन्स में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, है ना। देखिए ये अपनी पावर्स को क्या करेगा, डिफरेंट लेवल्स या डिफरेंट पर्सन्स में क्या कर देगा, बांट देगा या शेयर कर देगा, ठीक है। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाट वी आर लर्निंग अबाउट, मीन्स पावर शेयरिंग, ठीक है। देखिए ये है पीपल, ये है हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अब इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने क्या की है, अपनी पावर को शेयर कर दिया है अमंग डिफरेंट लेवल्स और डिफरेंट पर्सन्स, ओके। तो यहाँ एक सिंपल सी ड्राइंग मैम ने आपके लिए बनाई है, जिसके थ्रू आप ये समझने की कोशिश कर सकें कि किस तरीके से डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग से रिलेट करती है, या किस तरीके से डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग के साथ लिंक करती है या एक कनेक्शन बनाती है, ठीक है। मतलब जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी की एक मेन स्पिरिट है, एक मूलभूत अवधारणा है। विदाउट पावर शेयरिंग हम कह ही नहीं सकते हैं कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिकल कंट्री है। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी, अपने अब्राहम लिंकन जो हैं, जो यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी एक फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उस डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिए इसी ड्राइंग के थ्रू। मतलब डेमोक्रेसी कौन सी गवर्नमेंट होती है, कैसी गवर्नमेंट होती है, ऑफ द पीपल। ऑफ द पीपल यानी कि जो है लोगों की सरकार। लोगों की सरकार कैसे, अब जैसे ये है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये क्या बन चुका है, ये गवर्नमेंट बन चुका है, ये लोग भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, है ना। तो ये जो लोग हैं ये भी तो लोगों में ही आते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव बने हैं ये भी इंसान हैं, ये भी लोग ही हैं, है ना। तो किसकी सरकार है, लोगों की सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। इसीलिए क्योंकि इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया किसने, इनको रूलर बनाया किसने, इन लोगों ने बनाया है ना। तो बाय द पीपल मतलब लोगों के द्वारा बनाए गए हैं ये, ठीक है। एंड फॉर द पीपल इसलिए क्योंकि ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, जितनी भी पॉलिसीज क्रिएट करेंगे, क्या वो अपने लिए करेंगे, पूरी कंट्री के लिए करेंगे, पूरी कंट्री के लोगों के लिए करेंगे। दैट्स वाई क्या है, इस तरीके से मैंने आपको इस पूरी डेफिनेशन को इस सिंपल सी ड्राइंग के थ्रू मैंने आपको क्या किया है, समझा दिया है। तो आई होप कि आपको डेमोक्रेसी का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्लस आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो पावर शेयरिंग के साथ में किस तरीके से रिलेट करती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए यही बताया था मैंने आपको, पीपल होते हैं, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को या अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। एंड देन फिर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, डिफरेंट लेवल और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में अपनी पावर को शेयर कर देता है। तो अब हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी क्या है, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की एक मेन स्पिरिट की तरह काम करती है। इफ़ देयर इज़ नो पावर शेयरिंग देन देयर इज़ नो डेमोक्रेसी, ओके।
चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये अब्राहम लिंकन की जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, सो फाइनली इतना कुछ समझने के बाद में, पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को एक सिंप्लीफाइड तरीके से समझने के बाद में, अब हम आते हैं बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन के बारे में पढ़ने। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक वर्ड है एथनिक, है ना, एथनिक। अब हमें ये जानने की नीड है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द वर्ड एथनिक। अब एथनिक का मतलब जो है आपकी बुक में जो है लिखा हुआ है शेयर्ड कल्चर। अब मैं आपको ये तो बोलूँगी नहीं कि एथनिक का मतलब होता है बच्चों शेयर्ड कल्चर, है ना, तो फिर तो बुक वाली लैंग्वेज ही मैंने बोल दी, तो फिर फ़र्क क्या रह गया ना। हमें इसको एक बहुत ही छोटे से और प्यारे से एग्जाम्पल से समझने की नीड है। देखिए, जब आपस में हम हमारा कल्चर शेयर करते हैं, ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, चाहे वो कल्चर के बेसिस पे हो, चाहे वो आइडेंटिटी के बेसिस पे हो, जब हम आपस में सिमिलर होने लगते हैं, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स आपस में कनेक्ट होने लगते हैं। ठीक है, देखिए है ना, आपस में कनेक्ट होने लगते हैं। जैसे कि अगर मैं पंजाब के लोगों की अगर कल्चर के बारे में बात करूं, तो पंजाब में ऐसा नहीं कि सिर्फ पंजाबी लोग रहते हैं या केवल, हाँ ये मान सकती हूँ कि सिख लोगों की वहाँ मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल सिख रिलीजन के लोग ही रहते हैं, और भी रिलीजन के जो अदर रिलीजन्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, और भी रिलीजन के लोग वहाँ पे रहते होंगे, बट क्योंकि दे आर लिविंग इन पंजाब तो दे आर कॉल्ड पंजाबीज, है ना। और उसके अलावा उनका कल्चर होता है कि ठीक है, मतलब सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, है ना। और अगर हम राजस्थान के अगर अलग अलग ट्राइब्स के बारे में बात करें, तो आपने देखा होगा किस तरीके के यहाँ पे जो ट्राइब्स होती हैं, कालबेलिया डांस करती हैं, प्लस एक चरी डांस जो करती हैं, चरी लेकर के सर में, और ना उसके आग जला के वो डांस करती हैं ना। तो जब वो हम क्या करते हैं, जब हम सेम कल्चर को या सेम आइडेंटिटी को या सेम लैंग्वेज को हम शेयर करते हैं ना, तो हमारे सेंटिमेंट्स, हमारे इमोशंस आपस में जुड़ने लगते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है सिंधीज़ का। अब सिंधीज़ की लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है, मैं खुद सिंधी हूँ, तो उनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है। तो मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना कि मतलब उनकी जो है आपस में अब एक ही लैंग्वेज वो बोलेंगे, एक ही लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट करेंगे, तो थोड़ा आपस में वो एक ज़्यादा कनेक्शन फील करेंगे ना। तो अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि एथनिसिटी का मतलब ये नहीं है कि आपका सेम नेशनलिटी होनी चाहिए या फिर सेम रिलीजन होना चाहिए। तो ये नहीं है। एथनिसिटी में मतलब कोई कंपल्जन नहीं है, कोई एक बाध्यता नहीं है कि आपको सेम नेशनलिटी का या सेम रिलीजन का होना ज़रूरी है। अगर आप एक ही जगह पे रह करके सेम कल्चर को फॉलो कर रहे हो, सेम कल्चर को शेयर कर रहे हो, तो वो भी क्या है, वो भी एथनिसिटी में आएगा या वो भी एथनिक कल्चर कहलाएगा, है ना। तो आई होप कि अब आपको एथनिक का मतलब क्लियर है। अब हम जानते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम के बारे में। All right. So first of all, we need to have a quick review or quick introduction of Belgium. देखिए, बेल्जियम इज़ एन यूरोपियन कंट्री, ठीक है, एक यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम, है ना, जिसकी पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास है। और इसको आपकी बुक में हरियाणा से कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि एरिया वाइज इन्होंने कंपेयर किया कि जिस तरीके से हमारी कंट्री में जितना एरिया हरियाणा का है, लगभग उतना एरिया इसका है बेल्जियम का। लेकिन ये भी बताया गया है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा की पॉपुलेशन से अप्रॉक्सीमेटली हाफ है। तो ये था एक क्विक रिव्यू या एक क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ बेल्जियम, है ना। अब हम जानते हैं इसकी एथनिक कंपोजिशन के बारे में। एथनिक क्या होता है उसका मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये एक पिक्चर आपके सामने दी गई है। 59% जो यहाँ पे लोग हैं
टोटल पॉपुलेशन का 59% जो लोग हैं वो बोलते हैं बेटा डच लैंग्वेज बोलते हैं ना, डच स्पीकिंग पीपल हैं, ठीक है, 59% लोग है ना। अब इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लैमिश रीजन, यानी कि ये देखिए ये येलो कलर में जो आपको दिख रहा है, ये येलो कलर में जो आपको दिख रहा है ना, ये सारा पार्ट है ना, तो येलो कलर वाला जो पार्ट है वो फ्लैमिश रीजन है ना, जो कि जिसमें कौन से लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं जो कि डच स्पीक करते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। उसके बाद 40% जो लोग हैं, ये जो आपको रेड पोर्शन में दिख रहे होंगे, तो 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग हैं या फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। इस रीजन को बोला है वेलोनिया रीजन, ठीक है। अब बाकी बचा 1%, क्योंकि 40% और 59% तो 99% होता है ना, तो बाकी जो 1% बचा, अब 1% ये जो आपको शेडेड पार्ट दिख रहा होगा है ना, ये 1% जो पार्ट है ना, ये बेटा बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज, ओके। तो ये इस तरीके का वहाँ पे क्या है, एक कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन है किसका, बेल्जियम का, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेल्जियम के कैपिटल ब्रसेल्स की। अब जिस तरीके से हमारी कैपिटल, इंडिया की कैपिटल कौन है, दिल्ली है, ठीक है, तो उसी तरीके से हम बात करने वाले हैं बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल्स की, ठीक है। अब देखिए हमने देखा कि बेल्जियम जो कंट्री है वहाँ पे 59% लोग डच स्पीकिंग कर रहे थे और 40% लोग जो थे वो फ्रेंच स्पीकिंग कर रहे थे, है ना। तो मतलब वहाँ पे मेजॉरिटी में कौन था, डच स्पीकिंग लोग, जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो मेजॉरिटी में होता है ना, तो डच स्पीकिंग लोग वहाँ पे मेजॉरिटी में थे। अब वहीं पे अगर अपन ब्रुसेल्स की कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे उल्टा हो रहा था, उल्टा यानी अपोजिट हो रहा था। कैसे हो रहा था, देखिए यहाँ पे 80% जो लोग थे वो थे फ्रेंच स्पीकर्स, 80% लोग फ्रेंच स्पीकर्स थे और 20% लोग जो थे वो डच स्पीकर्स थे, है ना। मतलब यहाँ पे देखने को मिलता है कि फ्रेंच स्पीकर्स आर इन मेजॉरिटी सेक्शन एंड डच स्पीकर्स आर इन माइनॉरिटी सेक्शन, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे अपोजिट हो रहा था, और वाइस वर्सा फॉर डच ऑल्सो, मतलब डच अगर यहाँ पे जो है यहाँ पे माइनॉरिटी में है तो कैपिटल में, सॉरी कंट्री में क्या होंगे, मेजॉरिटी में है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ इस तरह से मतलब बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन बना हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे नाटो हेडक्वार्टर्स की एक इमेज दी हुई है आपको, बस थोड़ा सा एक समझाने के लिए कि ब्रुसेल्स में क्या है। ब्रुसेल्स में नाटो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो थोड़ा बहुत मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि अमेरिकन जो कंट्रीज़ होती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में जितने भी अलायंसेज होते हैं या जितने भी समझौते होते हैं, जितनी भी ट्रीटीज़ होती हैं, उनको लेकर के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, ठीक है। आगे हम देखते हैं श्रीलंका के बारे में, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। अब श्रीलंका के अगर हम एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो बेटा यहाँ टोटल पॉपुलेशन का 74% जो लोग हैं वो सिंहाला लैंग्वेज बोलते हैं, जिनका मेन रिलीजन कौन सा है, बुद्धिज्म। ये इनका मेन रिलीजन है जो सिंहाला लैंग्वेज बोलते हैं। मीन्स 74% यहाँ पे सिंहाला लैंग्वेज बोल रहे हैं, बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे ये जो लोग हैं वो मेजॉरिटी सेक्शन में है ना। अब हम बात करते हैं 7% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस हैं, जो कि दोनों बोलती हैं, तमिल लैंग्वेज भी बोलती हैं, सिंहाला लैंग्वेज बोलती हैं। अब तमिल लैंग्वेज कहाँ से आई वो हम देखते हैं। देखिए मतलब 74% लोग तो सिंहाला लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। अब जो 18% लोग हैं वो तमिल लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब तमिल लैंग्वेज बोलने वालों में भी कुछ तो हैं, वो हैं श्रीलंकन तमिल्स और कुछ हैं इंडियन तमिल्स। अब आप बोलोगे मैम ये इंडियन तमिल्स ये क्या है, ये श्रीलंका में कहाँ से आ गए? तो मतलब जब 15, 16, 17 सेंचुरी के टाइम पे जब कॉलोनाइजेशन चलता था, जब श्रीलंका भी एक कॉलोनी हुआ करती थी, इंडिया भी एक कॉलोनी हुआ करती थी, तब मतलब जो सदर्न पार्ट के जो मतलब तमिलनाडु वगैरह के जो लोग थे वो अपने काम को सेटअप करने के लिए, वहाँ पे टी कल्टिवेशन वगैरह जब चलता था तो अपने काम को सेटल आउट करने के लिए ये लोग श्रीलंका में चले गए थे ना, एंड देन उसके बाद वो फिर वहीं सेटल आउट हो गए। तो ये हैं बेटा इंडियन तमिल्स, है ना, जो 5% हैं। अब श्रीलंकन तमिल्स कौन है, जो शुरू से
से ही मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड वो वहीं पे रह रहे हैं, मतलब उनके जो फॉर फादर्स, दादाजी, परदादाजी वगैरह हैं वो शुरू से ही वहीं पर ही रह रहे हैं श्रीलंका में, है ना। तो ये 13% जो है ये आपके श्रीलंकन तमिल्स हैं, है ना। अब 18% जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं बेटा, तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें से 13% श्रीलंकन तमिल्स हैं एंड 5% इंडियन तमिल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने बेल्जियम और श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन को कंप्लीट किया है। आई होप आपको इसकी कंपोजिशन समझ में आई होगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में अपन ने सिर्फ इतना ही जाना है कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है या पावर शेयरिंग हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमने डेली लाइफ के एग्जांपल से इसको रिलेट करते हुए जाना कि वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी के साथ पावर शेयरिंग कैसे लिंक्ड अप है या कैसे इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि एथनिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथनिक, एंड देन उसके बाद मैंने आपको बेल्जियम और श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन के बारे में बताया है, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी सेक्शन के बारे में बताया है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। इसके आगे का लेक्चर हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू सो मच।